डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी श्रोतागण को स्नेह भरा नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने गुरु के जीवन की कहानी आप सभी को अपने गुरु से ही रूबरू कराती हूँ। आप लोगों ने विष्णु पुराण तो सुना, पढ़ा या देखा ही होगा। विष्णु भगवान का 52 अवतार का जो रूप है वो समाज के लिए कितना कल्याणकारी रहा। या अष्टावक्र की बात हम करते हैं तो उन्होंने कितना संघर्ष के साथ चुनौती को स्वीकार किया, फिर समाज के हित के लिए कार्य किए। तो फिर आज ऑर्थोपेडिकली चैलेंज या जो डिसेबिलिटी है वो हमारे सामने चुनौती बनकर क्यों आती है। शॉर्ट हाइट या इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है उसको समाज में लोग चुनौती के रूप में क्यों लेते हैं, मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं। और मेरे गुरु ने किस तरीके का संघर्ष किया है और आज प्रेरणा के रूप में पूरे समाज के सामने अपने आप को किस तरह से इस्टेब्लिश किया है। तो आज हम लोग उन्हीं के जुबान से उनके जीवन की कहानी को सुनेंगे। तो मेरे गुरु डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा सर, जो कि लखनऊ से हैं, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम सर आपका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद बिंदु जी, और धन्यवाद आपके यूट्यूब चैनल को कि जो है आपने समय निकाला और मेरे से दिव्यांगता से संबंधित आपसे और आपके जो है जो चैलेंजेस हैं, अचीवमेंट हैं या फिर जो एक डिसेबिलिटी को लेकर के समाज में अभिशाप के तौर पे देखा जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी आपके चैनल के लिए। बिल्कुल सर, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि विद्यार्थी अपने गुरु के बारे में जाने। इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके लाखों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है, कब कौन सा पन्ना जुड़ जाए किसी को नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता है। तो सभी श्रोतागण और मैं यानी आपके विद्यार्थी सभी लोग बहुत जिज्ञासा के साथ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सर सभी श्रोता की तरफ से क्वेश्चन है कि सर जो दिव्यांगता है, जो डिसेबिलिटी आती है, तो परिवार का क्या व्यवहार रहता है और उसके बाद लाइफ कैसी रहती है, इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो प्लीज सर आप थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं, मैं सामान्यतः एक ग्रामीण परिवेश से मेरा जो है पालन हुआ है। मेरे पिताजी बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे और इनका जो है मैं मूलतः बनारस जिले से अलग हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली। मैं चंदौली से ही हूँ और मेरे गांव का नाम भोजापुर है, मैं वहां से निवास करता हूँ। अध्ययन के दृष्टिकोण से कहें कि हम लखनऊ चले आए और लखनऊ में ही हमारा अध्ययन हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी, फिर एमए इन रूरल डेवलपमेंट, फिर एमए इन सोशल वर्क और पीएचडी, नेट, सब कुछ मेरा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हुआ है। इसके अलावा रही बात डिसेबिलिटी के अंतर्गत, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे परिवार के लिए और मेरे इष्ट मित्रों के लिए कि
समाज में ऐसा व्यक्ति जो वामन के अंतर्गत है, वामन अवतार माना गया है जिसको, और उसको उसको एक पक्ष, एक परिवार का एक पक्ष जो है हमारे क्या दैवीय रूप के तौर पे देखता था, और समाज के अन्य लोग जो है हमें उपहास का पात्र मानते थे। इवन यहाँ तक मैं छोटी सी एक घटना का वर्णन करूं कि इवन यहाँ तक का था कि मैं अपने गांव में जब खेल रहा था एक बार, तो कुछ लोग आए थे और मेरे को पकड़ के ले जा रहे थे। वो कहने लगे कि ऐसे लड़के समाज में नहीं रहने चाहिए, ऐसे लड़कों का स्थान जो है सर्कस होता है। लेकिन वहां पे मेरे चाचा जी लोगों ने, परिवार के अन्य लोगों ने उनसे संघर्ष किया, जिसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप मेरे को चोट भी लगी, और थोड़ा सा इस तरह से मेरी चोट लगने के बाद मेरे को उन्होंने सेफ ली। और फैमिली मोटिवेशन का ही एक आज हम कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर लेके चले तो फैमिली मोटिवेट करती है, इष्ट मित्र आपके मोटिवेट करते हैं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और मैंने आई थिंक अपने जीवन में सबसे बड़ा औजार के रूप में शिक्षा को लिया, और शिक्षा आज मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसके आधार पर मैं आज यहाँ तक हूँ। कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और हमारे रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, और हमारे टीचर सपोर्ट करते हैं, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करना होता है। तो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी याद आई यहाँ पर, ख्वाबों को सिर्फ सजोया ही नहीं, ख्वाबों को सिर्फ सजोया ही नहीं, अपनी मन की आंखों में, अपनी मन की आंखों में हासिल किया है मंजिल हमने संघर्ष भरी राहों में, संघर्ष भरी राहों में। तो सर ये जो आपने बताया, ये घटना मुझे लगती है प्राइमरी एजुकेशन के टाइम आपके फ्रेंड्स का क्या आपके साथ व्यवहार रहा? जो मेरे क्लासमेट में जो कुछ मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे ड्यूरिंग नर्सरी से लेकर के अब तक के, वो फ्रेंड सर्किल आज भी मेरी एस्टेब्लिश्ड है, हम 5 लोगों की। लेकिन क्लास के या स्कूल के अन्य लोग थे तो वो मेरे को उपहास का पात्र मानते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो मेरे साथ टीज करते थे, और समाज के अन्य लोग भी। यहाँ तक कि मैं उदाहरण दे दूं, आज मेरे को इस पोजीशन पे होने के पश्चात भी मैं यदि किसी सामाजिक रूप से किसी कार्यक्रम के अंतर्गत या मैं समाज के किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पे जाता हूं, तो लोगों को वहाँ पे शिक्षित वर्ग के विशेष तौर से लोग, मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, शिक्षित वर्ग के विशेष तौर कोड उपहास का पात्र उड़ाते हैं। इवन आज भी लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो, तुम शायद वो फिर यदि मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूं तो वो खुद मेरे से बोलते हैं, नहीं तुम तो आई थिंक सर्कस में काम करते हो या समथिंग इस तरह के काम करते हो। तो ये एक लोगों की मानसिकता बन गई है कि ऐसे लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, या ऐसे लोग यही काम कर सकते हैं, या जो डिसेबल पर्सन है या जो दिव्यांगजन है वो समाज में किसी काम के नहीं है, और वो जो है समाज के लिए अभिशाप के तौर पे है। तो वो उनकी एक आज आम जन की धारणा बन गई है कि जो डिसेबल पर्सन है कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज में उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो या तो कहीं खड़े होकर मतलब सर्कस में काम कर सकते हैं, या वो केवल मजाक के पात्र हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो हमारी तरह एजुकेशन ले सकते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं अगर वो भी अपने राइट्स के प्रति सजग रहेंगे। और सिर्फ ये काम हम तभी कर सकते हैं जब सोसाइटी अवेयर होगी। अवेयर करने के लिए भी हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है, और लोग तभी हम लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे जब लोग हमारे काम को समझेंगे और हमें समझेंगे, और समाज में किस तरीके से हम अभी लगे हुए हैं वो बताने की जरूरत है। बिल्कुल सही, सहमत हूँ पूर्णतया। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अगर हम ले सकते हैं तो जन को हम जागरूक करें। जी बिल्कुल सही। एजुकेशन में क्या रोल रहा, टीचर्स का क्या रहा आपके लिए, और आपके जो क्लासमेट रहे या जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया या नहीं किया, और कैसा रहा सर? बिंदु जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है।
हमारी अब तक की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में हम यदि कहें या रिसर्च तक की लाइफ में हम कहें कि तो हमको कुछ लोग बहुत ही मोटिवेशनल मेरे को मोटिवेट करते गए हमेशा। कुछ लोगों ने हमेशा मेरे को नेगेटिविटी के अंतर्गत कर दी। मेरे को उदाहरण के तौर पे मैं याद है कि मैंने जब हाई स्कूल का पास किया साइंस साइड से, तो मैंने एडमिशन लेने के लिए बायोलॉजी से मैं एडमिशन लेने के लिए बीएससी साइंस साइड से मैं पढ़ने के लिए, यूपी बोर्ड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए मैंने अपने प्रिंसिपल साहब से एडमिशन के लिए लिस्ट आने के पश्चात मैंने एडमिशन के लिए फीस जमा करने गया, तो प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सारे बच्चे तो नॉर्मल हैं संतोष, एक्सेप्ट फॉर यू, आप अब नॉर्मल हो। इन केस यदि आपको हम दे देते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको लैब में खड़े होकर के केमिकल किसी प्रकार का रिएक्शन आपकी बॉडी पे हो गया तो आप कैसे करोगे? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको ये सब्जेक्ट नहीं दूंगा। आपको मैं ऑफर करता हूँ कि आप आर्ट साइड के किसी सब्जेक्ट को पढ़ लो या फिर आप जो है कॉमर्स साइड के। तो मैंने कहा कि सर मेरे को ना कॉमर्स आती है ना आर्ट्स आते हैं, मैंने साइंस पढ़ा है, मेरी बायो स्ट्रांग है, मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग है। तो उन्होंने नहीं किया। एडमिशन होने के बाद, एडमिशन मेन लिस्ट में नाम आने के पश्चात भी उन्होंने मेरे को 2.5 महीने वेट करवाया लगभग, और लास्ट में फाइनली मैं अड़ा रहा कि मैं पढ़ूंगा तो सर इसी सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से एक अंडरटेकिंग भरवाया कि इन केस मिस हैपनिंग केमिकल लैब में किसी प्रकार की इस बच्चे के साथ होती है तो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की होगी, ना कि विद्यालय के प्रशासन की या विश्वविद्यालय के जो है किसी लैब की होगी। तो इस तरीके से है। दूसरा मेरे को इंसिडेंट याद है कि जब मैं बीएससी में आया तो एक मेरा सब्जेक्ट है जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में 60 नंबर का एक पेपर होता है टूर का, एजुकेशनल टूर का। उस एजुकेशनल टूर के अंतर्गत ना तो बीएससी मेरे को बीएससी फर्स्ट ईयर में ले जाया गया, ना तो बीएससी सेकंड ईयर में ले जाया गया, और बीएससी थर्ड ईयर में जाकर के मैंने जिद कर ली कि मैं चलूंगा, क्योंकि सर मेरे परसेंटेज कम हो रहे हैं, मेरी डिवीजन खराब हो रही है, और मेरे को जो है ये 60 नंबर 120 नंबर 2 सालों में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब चीजें मेरे को चैलेंज के तौर पे मेरे को देखने को मिला है। हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम कहें तो मैंने एक एग्जाम बीट किया था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ इस समय। वहां पे इंटरव्यू में 2 बार मैं गया और दोनों बार मैं रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं था। जी सर, क्योंकि जहाँ तो ये कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, वहाँ पर गुरु ही आपको बिल्कुल हतोत्साहित कर दिए, तो फिर आपका अपना प्रयास रहा, आप अपने प्रति बिल्कुल सजग थे, तभी सर आज यहाँ तक का सफर शायद आप तय कर पाए हैं। तो विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल सर, आपने हार नहीं माना और आपने हायर एजुकेशन तक लिया। आपने बताया कि नेट और आपका जेआरएफ सब कुछ है। तो सर फिर जॉब में कौन कौन सी प्रॉब्लम आई और क्या क्या आपने फेस किया, और अब कहाँ पर है? इससे पहले आपने कौन कौन सी जॉब की या क्या क्या आपने ट्राई किया है? थोड़ा सा सुनते भी काफी जिज्ञासुक हैं, और मैं भी। मेरा फिर उसके बाद पीजी के बाद मेरा 2007 में पीजी मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ, और देन फिर उसके बाद मैंने 2008 का ही जो बैच था लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने पीएचडी की वहां से। पीएचडी के बाद 2011 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, और उस 2011 के बाद मेरी फर्स्ट जॉब मेरी जो है एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। वहां पर जो वाइस चांसलर या जो भी पैनलिस्ट थे उस समय मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संतोष जी आप आए हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो है ब्लैक बोर्ड और आपकी हाइट का बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया पूरा कि सर मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तब एक टीचर ने मेरे को याद नहीं है उनका, क्योंकि मैं पहली बार गया था उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत,
तो उन्होंने कहा कि कहीं आपका विश्वविद्यालय में मजाक ना बना दे बच्चे, और कहीं ऐसा ना हो कि आप क्लासरूम में एक टीचर के तौर पे ना रह करके एक मजाक के तौर पे हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे को पढ़ाने का थोड़ा टाइम दीजिए, और यदि मेरे को ज्ञान होगा तो मेरे से बच्चे थोड़ा सा रूबरू होंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में चाहे प्रॉब्लम क्रिएट करें, अदरवाइज मैं फिर टैकल कर लूंगा। आप यदि उस समय वाइस चांसलर या उस समय जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने मेरे से करीब 45 मिनट टीचिंग कराई थी, करीब 45 मिनट अप्रोक्सीमेटली, और मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता गया। जो चीज नहीं आती थी मेरे को, मैंने स्पष्ट तौर से मना किया कि मेरे को ये चीज नहीं आती है। तो इस तरीके से ब्लैक बोर्ड और मेरा क्या संबंध था, कैसे उन्होंने ये किया, तो ये सब चीजों को मेरे को हायर एजुकेशन के अंतर्गत थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जो कि मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं, हमेशा, वो चाहे मेरी फ्रेंड सर्किल की बात करें या मेरी फैमिली की बात करें या आगे आने वाले जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूं अभी, वहां पे भी मेरे को जो है हमेशा मोटिवेशनल किया जाता है। मोटिवेशनल इस हिसाब से नहीं, मोटिवेशनल की मेरे को सिंपैथी नहीं मिलती है, मेरे को इसलिए मिलता है कि वहां पर मैंने काम कैसे किया है उस बेसिस पे मेरे को एप्रिसिएशन टाइप में मिलता है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने लोगों में हम ऐसा काम करके दे रहे हैं कि जो मेरे काम को या मेरे रिसर्च को या मेरे शोध को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर तो ये चीज थोड़ा सा है। और वही मैंने कहा कि कुछ लोग हमारी लाइफ में मोटिवेशनल के तौर पे मोटिवेट करते रहते हैं। लाइफ जो है, दो पहलू आपके जीवन में आते ही आते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो कुछ लोग हमारे साथ पॉजिटिव भी होते हैं सोसाइटी में, कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग के भी होते हैं। तो दोनों में समायोजन जब हम बनाकर चलते हैं तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर की सोच होनी चाहिए कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें कुछ अच्छा करके जाना है, चाहे जैसे। तो यहाँ पर आपने सर लोगों को अवेयर किया और अपने आप को प्रूव किया कि मैं कर सकता हूँ, और बिल्कुल आपका हौसला ही समाज में आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होता, हौसला नहीं होता, तो समाज कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाकर ही रखना चाहिए, जिससे कि हम सफल हो पाए समाज में। जी जी। तो सर इस टाइम आप कहाँ पर हैं, और इससे पहले आपने कहीं जॉब किया तो इसके बारे में भी बताइए। फिर उसके बाद मेरा MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बाद फिर मैं पुनः जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में एज ए अतिथि प्रवक्ता के तौर पे मैंने 2 साल काम किया वहाँ पे। 2013 से मैं एक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत लखनऊ में 4 जगह मैं एज ए काउंसलर के पद पे नियुक्त हूँ यहाँ पर। हाँ, वो जो इवनिंग क्लासेस के अंतर्गत उनको चलाया जाता है। इसके अलावा राजेशी टंडन के अंतर्गत भी मैंने जो काउंसलर का एक लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत हूँ मैं। तत्पश्चात मैंने 2014 में जो हूँ, मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैंने MSW और सोशियोलॉजी और ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी के अंतर्गत वहाँ पर भी अध्ययन कार्य किया। 2018 तक मैं वहाँ रहा। तत्पश्चात मैं वहाँ से जो है वर्तमान समय में मैं बताना चाहूंगी 2016 से 18 के बीच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैं आपकी स्टूडेंट रही और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मुझे एक लाइन यहाँ पर याद आती है, आप ही हैं मुझे खुद मुझसे मिलाया है, आपने ही मुझे खुद मुझसे मिलाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सर आप जहाँ पर भी रहें, बस हम सभी जितने भी विद्यार्थी हैं आपके, और आपका आशीर्वाद बना रहे और हम लोग भी सफल हो सके और कुछ अच्छा कर सके सोसाइटी में। मैं आपको बता दूं कि शकुंतला मिश्रा जी का मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा है, और हमें लगता है कि वो उस
उस समय के जो बच्चे हमारे पास हैं, चाहे सामान्य हो चाहे डिसेबल बच्चे हों, वो उन्होंने मेरे को मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक इस तरह से मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि उन बच्चों के साथ मेरे को कैसे टीचिंग करनी है, क्या है वो नया है बिल्कुल। क्या कहते हैं, ब्रेल कॉपियां चेक करना, ब्रेल के जो है क्वेश्चन पेपर को रीड करना या करवाना, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू उन बच्चों को डिस्कशन करना या पढ़ाना, वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और मैं बता दूं कि जब जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है या चैलेंज होता है, तो वो काम यदि रोचकता के साथ पूर्ण किया जाए तो बहुत ही मजा आता है। तो फिर उसके बाद वर्तमान समय में मैं डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र है, डॉक्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत नई दिल्ली में मैं पोस्टेड हूँ। वहां पर वर्तमान ये जनवरी मैंने 2020 से मैंने ज्वाइन किया है और मैं अभी फिलहाल दिल्ली में ही हूँ। जी सर, ये हम सब के लिए बहुत ही मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, और जितने लोग सुन रहे होंगे वो भी संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर अब मैं आपसे एक यहाँ पे सवाल पूछना चाहती हूँ कि समाज का दृष्टिकोण पहले क्या था और अब क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर करके आप बताएंगे तो जो श्रोतागण है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और लोग काफी प्रेरित भी होंगे। बिंदु जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जहां तक हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और वर्तमान समय में मैं अभी भी उस विषय के अंतर्गत दिव्यांगों की से ही संबंधित शोध विषय के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूं। यदि पहले की बात करें, 2011 की बात करें या 2001 की बात करें जनगणना के अंतर्गत, तो उस समय जो है स्थिति से लेकर के अब तक की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात है कि 2011 के अंतर्गत 2.18% जो है हमारे क्या टोटल पॉपुलेशन के डिसेबल बंदे थे, बच्चे थे। 95 रेगुलेशन डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत यदि कहें कि, और 1999 की बात करें या 2005 की इम्प्लीमेंट की बात करें, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की 7 प्रकार की जो है दिव्यांगताएं थी। लेकिन वर्तमान समय में 2016 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने एक नए शब्द का भी नहीं था कि ऐसा कैसा शब्द है ये दिव्यांग। तो दिव्यांग शब्द को हमको जहां तक याद आ रहा है कि दिव्यांग शब्द 2014 के वाराणसी में उन्होंने एक शब्द को रैली के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बताई थी। इसके अंतर्गत जब दिव्यांग शब्द आया तो उसी समय हमको लग रहा था कि उनके दिमाग में कुछ दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एक पॉलिसी या फ्रेमवर्क उन्होंने फ्रेमवर्क कर लिया था। इसी के अंतर्गत राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत आई और उसमें क्या किया कि जो 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, उन 7 प्रकार की दिव्यांगता को उन्होंने बढ़ा करके 21 प्रकार की दिव्यांगता की, और जिसमें कि उन्होंने कई स्टेट्स के अंतर्गत सर्वे के अंतर्गत, विशेष तौर से हम यदि बात करें कि रिमोट एरिया ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत काफी उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी और संभावनाएं हैं कि वहां पर दिव्यांगता को लेकर के काम किए जाए, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारे यहाँ जो है दिव्यांगजन जो है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से है, नगरीय क्षेत्रों में भी है। लेकिन उसके साथ हम 2-3 चीजें और कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सबसे बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी तो होती है परिवार में, पारिवारिक रूप से, फ्रेंड के सर्किल पॉइंट ऑफ व्यू से और सामाजिक रूप से उनको जो है रिहेबिलिटेशन की भी बात आती है, उनको रिहेबिलिट करने, पुनर्वासित करने की बात आती है। जहां तक हमें पता है कि किसी भी दिव्यांग के अंतर्गत, किसी भी दिव्यांग क्षेत्र के अंतर्गत यदि बात करें तो उनको 3 प्रकार से विशेष तौर से हम मोटिवेट या रिहेबिलिटेशन की बात कर सकते हैं। उनका एक सामाजिक तौर पे, एक आर्थिक तौर पे और एक हम कहें कि शैक्षणिक तौर पे। हम आपके माध्यम से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि शैक्षणिक तौर पे यदि किसी भी दिव्यांग को आपने
पुनर्वासित कर दिया या रिहेबिलिट कर दिया, तो उसको बंदे को ना तो इकोनॉमिकली सपोर्ट की जरूरत है, ना तो सोशली सपोर्ट की जरूरत है। वो खुद अपने आप में एक सक्षम हो जाएगा और वो अपने आप को पुनर्वासित कर लेगा और समाज की मुख्य धारा में भी आ जाएगा। है सब चीजों की, और वो समाज में अपने आप को फिर इस्टेब्लिश कर लेगा अगर उसके पास एजुकेशन हो। जी जी। और वो इकोनॉमिकल रूप से बिल्कुल सर वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही है। जो हमारे है वो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सब लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसी तरीके से डिसेबल पर्सन का भी अधिकार है, राइट है उसके पास। हाँ, राइट तो लेगा और समाज में अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा और लोगों को अवेयर करेगा। ये बात अम्बेडकर सकते हैं। ये बात अम्बेडकर साहब ने समानता की भी बात की थी। जी सर, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि सभी प्रकार की जो डिसेबल पर्सन है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके से वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सके मजबूती के तौर पर? आपके माध्यम से बिंदु जी मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये मान के चलिए कि हम जो है सारे काम कर सकते हैं। ये दिमाग में मत रखिए कि हम कोई काम नहीं कर सकते या हम मानसिक रूप से बीमार मत बनिए, मानसिक रूप से आप अपने को कमजोर मत समझिए। दूसरी चीज, आप किसी की सहानुभूति मत लीजिए। आप सक्षम रूप से हैं, आप सक्षम हैं, आप ये काम कर पाएंगे, मोटिवेट होइए। और दूसरे को जो है हमेशा एक दूसरे को जो है, यदि कोई दूसरा बंदा इस तरह से डिसेबल पर्सन मिलता है तो एक दूसरे को मोटिवेट करिए, कम्युनिटी में रहिए। और तीसरी चीज हम इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज को तौर पे देखें तो आप अपने को पूर्ण रूप से शिक्षित जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी कहना था कि संगठित हो, शिक्षित हो और फिर आगे बढ़ो। तो ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था ये हम नहीं बता सकते, ये हम एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा इस समय, लेकिन हम अपने परिप्रेक्ष्य में कहें कि आप लोग संगठित तो होंगे ही कहीं ना कहीं, आप घर से, परिवार से या फिर दोस्तों के, मित्रों के थ्रू, फिर उसके बाद यदि आप लोग संगठित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा आगे चल करके। यही चीज मैं कहना चाहूंगा। इसके माध्यम से हम एक चीज और कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को लिए जो है कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत जिला दिव्यांग कार्यालय लखनऊ या फिर जो है उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन कार्यालय हमारे यहाँ जो है इंदिरा भवन में है, वहां पे भी आपको समय समय पर जो है सूचना प्रदान की जाती है आपके पुनर्वासित होने के लिए। आपसे संबंधित भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं को जो है चलाती हैं, जो कि जो है आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। बस आपको ये करना है कि आप थोड़ा सा जागरूक होइए, क्योंकि ई मीडिया का समय है। ई मीडिया के अंतर्गत आपके लिए जो है टोल फ्री नंबर भी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 180030001620 टोल फ्री नंबर भी है दिव्यांगों के लिए, और इसको जो है आप यूज करिए। और भी चीजें हैं तो उन सब समय समय पर आप उन सब चीजों को भारत सरकार के वेबसाइट पे या ईमेल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं और बता सकते हैं। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई। मुझे यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गई देखकर ताकत दुआओं की, दंग रह गई देखकर ताकत दुआओं की। तो सच में अगर लोगों का नजरिया यानी दृष्टिकोण तभी बदला जा सकता है जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, आपके हौसले बुलंद होंगे, आप अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा और अपना सम्मान आप स्वयं देंगे, जो कि सर ने अभी बताया है। सर की बातों से जो निकल के आया, जो मैं अभी तक समझ पाई, वही मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। और सर ने अपना कीमती समय यहाँ YouTube चैनल पर आए और निकाल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं रहता है और ये मेरा सौभाग्य है। और मैं सर को धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम सर।